नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी जोशी। अच्छी सेहत ही असली दौलत है और इसलिए पिछले 8 महीने से इंडिया टीवी लगातार अपने दर्शकों तक योग की संजीवनी पहुंचा रहा है। इस संजीवनी ने हमारे लाखों दर्शकों को न सिर्फ कोरोना बल्कि कई बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मीनाक्षी, जो लगातार योग तो कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अब वो जानना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। दरअसल इसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि ठीक तरीके से योग ना करना। दरअसल अगर योग ठीक तरीके से ना किया जाए, ब्रीदिंग पर ध्यान ना दिया जाए तो योग का 100% फायदा नहीं मिल पाता है। हमें बहुत से सवाल आ रहे हैं जिनमें लोग योग से जुड़ी छोटी छोटी डिटेल्स को जानना चाहते हैं। आज उन्हीं के सवालों का जवाब हम स्वामी रामदेव से जानने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि योग में बारीकियां क्या, कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसका महत्व क्या है। और ज़्यादातर सवाल कुछ पर्टिकुलर आसन और प्राणायाम को लेकर आ रहे हैं, जैसे कि योग करते वक्त सांस कैसे लेनी चाहिए, योग करने में कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, रोज़ाना कितनी देर योग करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारी में योग नहीं करना है। अगर योग करते वक्त मसल्स में खिंचाव आ जाता है तो फिर क्या करें। प्राणायाम करते वक्त, क्योंकि कई लोग कहते हैं कपालभाति करते वक्त उनके कमर में पेन होने लगता है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए। मीनाक्षी, बिल्कुल ये वही सवाल है जो दर्शक पूछ रहे हैं, जिसके बारे में हम आपस में भी चर्चा कई बार करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो सही तरीका है योग करने का, क्या सही पोस्चर है, खाने का गैप कितना होना चाहिए। और स्वामी रामदेव आज हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी योग क्लास में ये समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि कैसे आसन और प्राणायाम का हमें 100% फायदा मिल सकता है। और स्वामी रामदेव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज मैं और ज्योत से हम दोनों फ्लोर पर हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। अभी मैं फ्लोर पर इसलिए हूँ कि जैसे बेटी पहले आसन कर रही थी तो पैर बहुत ज़्यादा खोले हुए थे भुजंग आसन में, और अब कोहनियाँ पूरी सीधी की हुई हैं, तो थोड़ी बेंड करो बेटा। यस, ये पोजीशन में। अब इसको थायराइड था, इसकी थायराइड की गोलियाँ तो बंद करा दी। अब इसको पोस्चर और अच्छे करेगी तो इसको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या नाम है? अवंतिका। अब जैसे ये पूरे पैर खोल दिए इसने, कमर पूरी उठी भी नहीं है, सर्वांग आसन कर रहे हैं जैसे कोई टटेरी ने पैर ऊपर उठा दिया हो, पैर पास में करवाई और कमर पूरी उठा, ऐसे पूरा अंगूठे से अंगूठा मिला और अंगूठे को देखना है यहाँ पर। इस तरह से ये सही तरीका हुआ। अब जैसे ये भी उल्टा कर रहा है, हाथ नीचे पड़ा हुआ है, हाथ पीछे से ऐसे, इधर से नहीं। अब ये पैर ऊपर है तो इसने एक हाथ कौन सा, ये हाथ ऊपर कर रखा था, अब ये हाथ नहीं, अब ये हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ पीछे से लो, ये हाथ ऊपर कान से लगा हुआ, श्वास सामान्य गति। अब इसने पैर मोड़ रखे शीर्षासन में ही, तो अब ये पैर ऐसे सीधे होने चाहिए, ऐसे। तो ऐसे तरीके से करना। अब जैसे ये पश्चिमोत्तानासन तो कर रहा है, लेकिन अब इसको पूरा माथा और पेट ऐसे पूरा लगा देना है, ऐसे तरीके से कोहनियाँ जमीन पर टिका देनी। पहले अंगुली से और पैर के अंगूठे से, पहले अंगुली और अंगूठे से ऐसे, देखो पैर के अंगूठे को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे 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 पकड़ना। तो ऐसे। अब जैसे ये अनुलोम विलोम कर रही है, इसने माथे पर ये ऐसे अंगुलियां रख रखे हैं कि जैसे अंदर से कोई आज्ञा चक्र इसी से खुलता हो। तो इसके लिए वायु मुद्रा में हाथ रखो बेटा ऐसे, और दूसरा भी हाथ ऐसे रखो यहाँ पर, ये भी ऐसे रखो, ऐसे। तो छोटे छोटे करेक्शंस। और ये भी हाथ, पहले अंगुली ऐसे रखो, ये महाराष्ट्र से आई है बहन, ऐसे ऐसे रखो, ऐसे करके फिर ऐसे करो। अब जैसे ये नागवेणी, इसने शुगर तो अच्छा कर लिया है, अब अर्धमत्स्येंद्रासन, ये हाथ पीछे ऐसे लेके आओ तरीके से। तो ऐसे ये हमारे, ये तो डॉक्टर हैं क्योंकि ये तो खुद निष्णात हैं, ये MBBS MD डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर सलील जी। तो ऐसे योग के सही तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे। जी स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो ये 12 आसन में कौन कौन से आसन किस तरह से करना चाहिए, आज हम सूर्य नमस्कार से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी में होती है।
अच्छा स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के 12 आसन में ब्रीदिंग पैटर्न क्या रहना चाहिए, वो भी हम आपसे, क्योंकि बारीकियों की बात कर रहे हैं तो एक एक चीज समझना चाहते हैं। पैर पास में देखो, पहले तो जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बैकिंग बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना, हर्निया है पीछे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ज़्यादा पीछे नहीं झुकना, थोड़ा सा झुक सकते हैं। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। पैर पास में ऐसे, दोनों हाथ प्रणाम आसन की स्थिति में। अब श्वास अंदर भर के ऐसे धीरे धीरे हाथ ऐसे खुलेंगे और हाथ ऐसे चलेंगे, श्वास अंदर ऐसे, फिर श्वास बाहर छोड़ करके अब दोनों हाथों के जो पंजे हैं पैर के पंजों के पास में और माथा घुटनों से लगेगा और आगे झुक करके कोशिश करें कि माथा घुटनों से लगा ही रहे ऐसे। अब दाहिने पैर पर बैठेंगे, पाद हस्तासन हुआ, ऊपर हाथ उठाए ऊर्ध्व हस्तासन, आगे झुके पाद हस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठे तो दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में ऐसे है, पीछे वाला पैर का घुटना पूरा सीधा और ऐसे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो ये हुआ दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास अंदर पीछे की ओर झुकते समय ऊपर की ओर देखते हैं अथवा आंखें बंद भी कर सकते हैं। सभी आसनों में नियम है, आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं, मन एकदम शांत होना चाहिए। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और एक बड़ा शब्द है निष्ठा, योग निष्ठ होकर के करना है। अब देखो ये हो गया पर्वतासन, घुटने सीधे, अंगूठे के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी और सिर झुका के नाभि को पेट को देखना ऐसे। ये पूरा शरीर खींच गया तो पूरा लाभ होगा ना। अब श्वास अंदर। पर्वतासन के बाद साष्टांग आसन, दोनों घुटने जमीन को छूने, ऐसे पड़ना नहीं है, ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे पड़ना नहीं है, छूना है, मात्र टच करना है, स्पर्श करना है, नीचे पड़ना नहीं है। श्वास अंदर, थोड़ी जमीन पर, छाती जमीन पर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पैर 8 अंग जमीन पर स्पर्श कर रहे होते हैं। साष्टांग आसन इसको इसलिए कहते हैं। श्वास अंदर ही होगा इसमें, साष्टांग आसन में पूरी बॉडी का बैलेंस बनता है। अब कुछ लोग पूरे ऐसे ही पड़ जाते हैं, ऐसे पड़ना नहीं है, ऐसे अधर रहना है, छूना है, टच करना है। श्वास अंदर, फिर सामने से उठ गए पूरे। आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मीनाक्षी जी, आप तो पूरी परफेक्ट हो गई है। सामने से उठा दिया, श्वास अंदर, ऊपर की ओर देखा। ज्योत्सना जी भी परफेक्शन के साथ करती है, शीर्षासन से लेकर के सर्वांग आसन से लेकर के कठिन आसन भी। ये भुजंगासन हुआ। अब इसमें कोहनियाँ पूरी सीधी रहेंगी, पैर पास में इसमें भी, और पीछे घुटने जमीन पर नहीं होंगे, ऊपर। श्वास अंदर था, बाहर छोड़ दिया और सामान्य श्वास ले लिया। अब श्वास अंदर, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, दोनों हाथों के बीच में पैर होगा, पीछे से पैर ऐसे सीधा ऐसे। और ज़्यादा अच्छा करना चाहें तो पैर ऐसे पीछे पंजा भी खुलवा देते हैं, पूरी स्ट्रेचिंग करनी है तो ऐसे पूरा। अधिकतम पीछे झुक जाते हैं, जितना झुक सकते हैं बच्चे तो इतने पीछे झुक जाते हैं कि सिर कुल्लों से लगा देते हैं, इतने झुक जाते हैं बच्चे तो। दाएं पैर भी आगे, श्वास बाहर, कोशिश करें माथा घुटनों से लगाएं, फिर हाथ ऊपर और हस्तासन, और फिर दोनों हाथ सामने आए ऐसे। देखो वापस आते समय ये स्थिति होती है ऐसे। अब देखिए, अब एक एक चीज में बड़ी बारीकी है। जब हाथ मिले तो अंगुलियां अंगूठे ऐसे पूरे ऐसे मिलेंगे, ऊपर गए तो ऐसे गए, जब वापस आए तो देखो ऐसे वापस आए, ऐसे नहीं कि कुछ भी किया ऐसे कर, ऐसे नहीं, तरीके से हर चीज को करना। कुछ कोई आसन को लगाने की स्थिति, छोड़ने की भी स्थिति तरीके से होती है, इसको कहते हैं राइट मेथड। अब जैसे हम करेंगे ताड़ासन। सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, ये भी आप समझाइएगा कि एक तो ये पूरे सूर्य नमस्कार के कितने सेट करने चाहिए
और जब इसमें एक एक आसन हम कर रहे हैं 12 आसनों में, तो कितनी देर एक आसन पर रुकना चाहिए? तो सूर्य नमस्कार में तो एक एक अभ्यास में रुकने की स्थिति 5 सेकंड पर्याप्त है। और किसी को थोड़ा मध्यम गति से करना है तो 2.5 सेकंड पर्याप्त है। और किसी को तीव्र गति से करना है तो तीव्रता पूर्वक भी ये अभ्यास किया जा सकता है। तो सूर्य नमस्कार में तो 5 सेकंड, 2.5 सेकंड और आधा सेकंड से लेकर के 1 सेकंड में भी एक अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन शेष आसनों के लिए नियम है 1 से 5 मिनट। अब जैसे हम ताड़ासन कर रहे हैं तो न्यूनतम समय कम से कम आधा मिनट और पूरा समय 1 मिनट एक आसन, वापस आ गए। अब देखो, अब इसमें पैरों को, एड़ियों को यूं उठाया ऐसे, फिर यूं किया ऐसे, तो वापस आते समय भी ऐसे और फिर ऐसे आए। तो आसन लगाने और छोड़ने की स्थिति। अब जैसे स्वामी जी ताड़ासन में ब्रीथिंग कैसे रहेगी? जब भी ऊपर उठेंगे तो श्वास अंदर, जब नीचे आएंगे तब श्वास बाहर। अब जैसे वृक्षासन में हम स्टैंडिंग पोजीशन में, तो इसमें श्वास सामान्य चलते रहे, दोनों हाथ ऐसे जाएंगे साइड से ऐसे। और अब इसमें किसी को विशेष रूप से साधना है शरीर को, तो श्वास बाहर छोड़ करके और बाह्य प्राणायाम भी लगा सकते हैं। श्वास को अंदर भरना पूरा, पाँव स्लिप कर जाता है स्वामी जी कभी-कभी, कपड़ों का भी प्रॉब्लम बड़ा है। देखो कपड़ों में तो जितने कपड़े रिलैक्स वाले होंगे, अब जैसे बहन ने कपड़े पहन रखे हैं ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। आप लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये ठीक है। बहुत टाइट कपड़ों में जीन्स में कोई योग करेगा तो बात नहीं बनेगी। हाँ, ऐसे कोई भी आसन पहले दाईं ओर से शुरुआत करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के, एक जैसा, एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी रखे, इसलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। कोई भी आसन दाईं तरफ से शुरू किया, जैसे हमने वृक्षासन पहले दाएं पैर से किया था, बाएं पैर से करते हैं। अब छोड़ते समय भी ऐसे ही वापस आए, तो तरीका करने का हमारा सही होना चाहिए। अब देखिए स्वामी जी, किसी को चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, और उसने चक्रासन करने की या आगे चक्रासन भी करने की कोशिश की तो गिर करके उसको चोट आ सकती है, इंजरी हो सकती है। और पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुए हैं कि जो लोग कठिन आसन करते हैं और उस समय ध्यान नहीं रखते तो इंजरी हो जाती है, कमर टूट गई, पैर टूट गए। अब जिनको वर्टिगो है उनको ये अर्ध चक्रासन भी नहीं करना, लेकिन जो फ्लेक्सिबल है वे पूरा भी कर सकते। ऐसे हम लेकर के गए और पीछे झुक गए, आपको आता है? अच्छा स्वामी जी, ये सर्वाइकल वाले मरीजों को नहीं आता है। जिनको सर्वाइकल की परेशानी है, जो सर्वाइकल के मरीज हैं, वो कौन कौन से आसन ना करें? क्योंकि कई बार सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन है, उनको करना है लेकिन उनको लेट के करना है। अच्छा, जिनको सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस पेन और वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो जैसे बिटिया ने लेट के किया ऐसे करना, उनको ऐसे नहीं करना। वो ऐसे करने गए तो पता लगा पड़ ही गए। ये इसलिए बताया। चलिए बैठ जाइए। अब देखिए खास बात, हम सर्वांगासन और शीर्षासन बताते हैं किसके लिए? मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए, पूरे शरीर के ग्लो के लिए, एंटी एजिंग बताते हैं उसको हम। लेकिन सर्वांगासन और शीर्षासन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग, उनको नहीं करना। मैंने आपको करके दिखाया हुआ है स्टेज के ऊपर और लैब के अंदर भी करके दिखाया हुआ है। ऊपर का मेरा, जो मैं कि एक हेल्थी पर्सन हूँ, मेरा ऊपर का बीपी 150, 160 और नीचे का 100 तक पहुँच गया। किससे? शीर्षासन सर्वांगासन से। तो शीर्षासन और सर्वांगासन जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको नहीं करना। ये मैंने खुद देखा हुआ है। तो ये जो है अच्छे हैं अभ्यास, और इनके करने के भी तौर तरीके होते हैं, है?
देखो सर्वांग आसन ऐसे करते हैं, अब धीरे धीरे पैरों को ऐसे उठाते हैं, ऐसे, फिर यहाँ रखते हैं, इसमें श्वास करते हैं सामान्य रूप से। पैर जब पीछे चलेंगे, कमर उठ गई तो दोनों हाथ ऐसे लगाते और तरीके से करना। श्वास की गति सामान्य चलती रहेगी, अपने सीधे अंगूठे पास लगेंगे, ऐसे पास एकदम बैलेंस ऐसे बना के रखते हैं, कोहनियों के ऊपर भार को संतुलित करते हैं, श्वास करते रहेंगे, बोलना भी नहीं इसमें। फिर वापस, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप भेजा होगा उनको कतई नहीं करना, एक बार भी नहीं करना, उनको दुर्घटना हो सकती है, उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग होती है यदि उच्च रक्तचाप वाले हार्ट रोगी करेंगे। तो शीर्षासन और सर्वांगासन, और शीर्षासन सर्वांगासन करने के बाद कम से कम 5 से 10 सेकंड शवासन करना चाहिए और बाएं करवट लेकर के उठना चाहिए। एक तो यूनिफॉर्मिटी रहती है और उससे हार्ट ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये दिल के मरीजों को, अब जैसे आप अनुलोम विलोम करो बेटा, अब दिल के रोगियों को जो आप में से कर सकते हैं वो शीर्षासन करो, जो नहीं कर सकते हो अनुलोम विलोम करो। तो जो हार्ट पेशेंट है, जिनको हाइपरटेंशन, वो अनुलोम विलोम से वही फायदा मिल जाएगा जो फायदा शीर्षासन से एक स्वस्थ व्यक्ति को मिलता है। अब देखो शीर्षासन में स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अनुलोम विलोम तो हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी तरीके की बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति कर सकता है, जबकि शीर्षासन करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए और उतनी स्ट्रेंथ भी चाहिए शरीर में। हाँ, ये एकदम परफेक्ट बात है। तो देखो शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो। ये करते समय एक खास बात मैंने आपको बताई। चलो मेरा तो बहुत अभ्यास है, इसलिए मैं एक कंटिन्यूटी में एक रिदम के साथ करता रहता हूँ, एक के बाद दूसरा। फिर भी आपने देखा होगा ज़्यादातर एक बार आगे झुक करके हमने यदि मंडूकासन किया तो फिर हम उष्टासन भी करते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, एक बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन जो भी शीर्षासन और सर्वांगासन करे उनको शवासन जरूर करना चाहिए उसके बाद, नहीं तो। और मैंने भी अब जैसे किया, और मेरा तो अभ्यास है बॉडी का, मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी है। मेरा एकदम जैसे मैं योगाभ्यास करता हूँ, जैसे आसन करता हूँ, रेग्रेसिव एक्सरसाइज करता हूँ, तेज दौड़ लगाता हूँ, या तेज जैसे मैं प्राणायाम ही करता हूँ, जैसे ऐसे तेजी से मैंने ये किया, तो मेरा ब्रेथ रेट हो जाता है 200 तक, हार्ट रेट हो जाता है मेरा 200 तक, 200 तक हार्ट बीट पहुंच जाती है, 200 तक ब्रेथ रेट पहुंच जाता है। लेकिन विद इन 10-20 सेकेंड्स मेरा हार्ट रेट, ब्रेथ रेट आ जाता है 60 पर, तो मेरा हार्ट पल्स आ जाता है और मेरे श्वास आ जाते हैं जो नॉर्मल आदमी के 1 मिनट में 16 चल रहे होते हैं, मेरे श्वासों पर ध्यान देने से 4 और नॉर्मली मेरे 7 श्वास चलते हैं। तो ये एक छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अभी कुछ और खास बातें बता देते हैं। जैसे जिनको कमर में दर्द है वो पश्चिमोत्तानासन करेंगे, करो बेटा, पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो उनकी कमर में दर्द बढ़ जाएगा। कमर दर्द वालों को पश्चिमोत्तानासन नहीं करना। पहली उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा, आपने बहुत अच्छा किया। क्या नाम बेटा? अवंतिका। लेकिन कमर में दर्द वालों को नहीं करना है ऐसे। अब कमर में दर्द वाले ऐसे करेंगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। अब जिनको हर्निया है उनको उष्ट्रासन और भुजंगासन, चक्रासन नहीं करना। तो जो नहीं करना वो भी ध्यान में रखना है हमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बड़ी बात है। अगला सवाल खाने को लेकर है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जिम जाने के लिए पेट खाली रहना चाहिए या योग भी खाली पेट करना चाहिए, कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, ये डाउट भी आप क्लियर कर दीजिए। योग करने के कम से कम 4 घंटे पहले लाइट फूड, वो बहुत भारी खाना है तो 5-6 घंटा पहले।
किसी ने लड्डू जलेबी बहुत कुछ माल रगड़ रखा है तो 6 घंटे बाद। अच्छा, ये हल्का सब खाना खा खाया के तो भी 4 योग किया घंटे जा बाद। सकता है क्या जूस स्वामी पिया है तो आधा घंटे बाद। ये तो योग के बाद वाला आहार है। दोपहर किसी ने यदि 12 बजे भोजन किया है, पूरा भरपेट खाना खाया है, तो 12 बजे खाना खा के 6 बजे योगाभ्यास किया जा सकता है। हम रोज करवाते हैं यहाँ पर, शाम को भी योग करवाते हैं ना, 2 घंटा शाम को कराते हैं हम 6 से 8। तो ऐसे खाने के 6 घंटा जो है, खाने के 6 घंटा बाद और खाने के बाद 10-15 मिनट बाद कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको हम बता ये रहे हैं कि सुबह सुबह तो उठ करके पानी पीते हैं लोग, तो उसके बाद तो सुबह सुबह सारे प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति में खाली पेट रहना जरूरी है। बाकी जैसे वज्रासन है तो खाने के बाद ही किया जाता है, जो अवंतिका जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, एड़िया बाहर पंजे अंदर। तो ऐसे ये तो खाने के बाद कर सकते हैं। अनुलोम विलोम जो कैंसर के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, ऑटोमेन डिजीज़ के रोगी, आर्थराइटिस के रोगी, उनको खाने के आधा घंटा बाद करवा देते हैं। लेकिन ये जो बाह्य प्राणायाम है, आप अनुलोम विलोम करो बेटा अवंतिका। बाकी देखो ये कपालभाति बाह्य प्राणायाम, अब इसमें भी सीक्वेंस है। श्वास को अंदर भरा, पूरक बाहर छोड़ा, रेचक बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, 3 बंद लगे। तो सबसे पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, ये क्रम है। स्वामी जी, मेरा एक सवाल है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि योग वही, सबसे पहले जालंधर बंद छूटेगा, फिर उड्डयन बंद, फिर मूल बंद। स्वामी जी, बोलिए, कई लोग ये सोचते हैं और कई लोगों को मैंने ये बात करते हुए भी सुना है कि आप अच्छा योगा तभी कर सकते हैं जब आप फ्लेक्सिबल हैं, और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आपसे अच्छा योगा नहीं होगा। तो ये बात कितनी सच है, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा योगा या योगा शुरू करने के लिए होनी चाहिए? देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी, सामान्य फ्लेक्सिबिलिटी में सब योग कर सकते हैं। किसी को जो कंपटीशन वाले पोस्चर से, जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, जैसे बच्चे कुछ करो, ऋषिकासन करके दिखाओ, आप भी करो कुछ कठिन आसन, मयूरासन और दूसरे कठिन आसन, वो उत्थित पद्मासन। अब इसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस नहीं है तो आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। इसकी ज़रूरत नहीं है। रोग उपचार के लिए कोई कठिन आसन की ज़रूरत नहीं, उसके लिए तो बिल्कुल देखो, पैर खोल लिए, चलो अब सब करो, वापस आ जाओ। सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही पूरा फायदा हो जाता है। अब मैं कुछ खास बातें इसके साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ। योगाभ्यास में, ओबेसिटी में, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स में, डायबिटीज़ में आसन विशेष लाभ करते हैं। इसके अलावा जितने भी रोग हैं उनमें 99% बेनिफिट प्राणायाम और ध्यान से होता है। तो प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें, एकाग्रता पूर्वक करें। इसलिए मैं कहता हूँ राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ एकनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, पूरे समर्पण से, जिसको अभ्यास कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। और जिसकी योग निष्ठा मजबूत होगी, उसकी सेवा निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, संबंध निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, उसके अंदर सारी निष्ठाएं भी प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो योगाभ्यास में मैं बार बार रोज योगाभ्यास कराते इसमें एक बात कहता हूँ, सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, बटरफ्लाई भी कर लो, कि भाई देखो, प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है। जो बड़े बेनिफिट है, ऐसा नहीं एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसे रोग और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब के लिए जो मैं बात करता हूँ, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ये सब दूर होते हैं। तो किससे दूर होते हैं? मुख्य भूमिका 99% इसमें कंट्रीब्यूशन, दोनों हाथ सामने, सूक्ष्म में 99% बेनिफिट प्राणायाम और ओंकार ध्यान। तो प्राणायाम का तब ओंकार का जप मैं कहता हूँ करो पूरा, और समय दो। असाध्य रोगों में हम आधा 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम कराते हैं, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, ऐसे कैंसर जैसी बीमारियां कि शरीर में गांठें थी, आपने खुद देखा है। मुंबई से पूरा परिवार ही आया हुआ था, स्नेहा, उनकी ननद,
कि दोनों को ये था पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, दोनों की ठीक हो गया, हार्मोनल बैलेंस हो गया, आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम किया। इसलिए योग में कम फ्लेक्सिबिलिटी है, तो भी ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें और प्राणायाम कर लें तो ही वो अपने सब रोगों को मिटा सकते हैं। स्वामी जी, अब दर्शकों के भी सवाल ले तो लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकते हैं, प्राणायाम सब कर सकते हैं, इसलिए योग का लाभ सभी ले सकते हैं। जी, दर्शकों के सवालों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा से मनीष कुमार ने एक सवाल भेजा है। वो ये कहते हैं कि जब भी वो कपालभाति करते हैं तो उनकी कमर अकड़ जाती है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि दर्द तो कई बार 2-2, 3-3 दिन तक उनके बना रहता है। शायद करने का तरीका गलत होगा स्वामी जी। अब देखो, हाँ, प्राणायाम के बारे में मैं महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। देखो जो है, बाकी तो सूक्ष्म व्यायाम में तो सब रोज बताती है, इसमें कोई सुपर साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन प्राणायाम अपने आप में प्राण विद्या ही मूलतः योग विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या का आधार है। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन में, या नीचे जमीन पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, जो बैठ नहीं सकते लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम का तरीका कैसा होना चाहिए? देखो, 5-7 जो बड़ी गलतियां करते हैं लोग, क्या करते हैं? कमर में दर्द है तो जोर से करते हैं ऐसे, कमर दर्द का रोगी जोर से कपालभाति करेगा तो कमर अकड़ जाएगी। यद्यपि हम उसको औषधियाँ भी बताते हैं, सब चीज़ें देते हैं, हल्दी, शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला और ये सब, पीड़ानील गोल्ड, हम तो बहुत कुछ घर में भी हल्दी, मेथी, सोंठ का पाउडर, सुरंजान और अश्वगंधा के साथ मिला करके सब बताते हैं। लेकिन याद रखना, कपालभाति जिनको कमर में अधिक दर्द है उनको बहुत धीरे करना। देखो ये स्पीड होनी चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके को हर्निया है, जिनको शरीर में बहुत कमजोरी है, उनको तेजी से कपालभाति नहीं करना है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति 1 सेकेंड 1 स्टॉप, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करना, इसको कहते हैं यथाशक्ति करना, अति सर्वत्र वर्जय। योग को मैं यदि 4 शब्दों में कहूँ, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक संतुलित प्रकृति, यही है योग की मूल संस्कृति और यही है योग की गति और प्रगति। इसके बिना बाकी है सब दुर्गति। खैर स्वामी जी, तो ये एक बात कपालभाति में जो सावधानियां बताई मैंने, कपालभाति की अगर बात करें तो जो मिनिमम टू मैक्सिमम एक राउंड का स्ट्रेच होता है वो कितने सेकंड से मिनट का होना चाहिए? 50 से 60 बार सबके लिए। कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई पूरी दुनिया में। हार्ट पेशेंट को, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कमर में दर्द है, उनको, जिनको हर्निया, उनको कपालभाति नहीं करना। मैं कहता हूँ ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी कपालभाति से, लेकिन धीमे करो। तो 40 से 50 तो इनके लिए जो भी मैंने बताया, हर्निया है, बैकएक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कमजोरी है, उनके लिए। बाकी जो शेष हैं वो 60 से 120 बार की स्पीड रख सकते हैं और मध्यम बल से कर सकते हैं ऐसे। पेन किरास के रीजनरेट, ये जो नागवेणी यहाँ पर बैठी हुई है, इस बेटी को टाइप 1 डायबिटीज था और अब ये इसकी इंसुलिन 1/4 रह गई है और इसका पेनक्रियाज हम रीएक्टिवेट कर रहे हैं, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीजनरेट कर रहे हैं, इसको 100 वाली स्पीड पर करा रहे हैं। हाँ, अच्छे से कर भी रहे। इधर आओ नागवेणी, अब आप नीचे जाओ, आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी आशीर्वाद आपको, इसने अपना थायराइड ठीक कर लिया है। आओ इधर। अब ऐसे ऐसे बच्चे, अब देखो, करो बेटा, आप 100 बार वाली स्पीड से करो, आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये 100 बार वाली स्पीड से करेंगे। 120 तक कर सकते हैं, 60 से 120। अब गर्दन नहीं हिलाओ, लेकिन ये स्पीड से करने पर पेनक्रियाज के डीजनरेटिव बीटा सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। बड़ी बात है। तो अब इसमें जो जवान है वो 150 बार 200 बार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा जाता है जो पूरी तरह से निरोगी योगी हैं, जो पहलवान हैं, अत्यंत बलवान हैं, उनके लिए
एक ही प्रोटोकॉल है, जितना कर सके कर लो। स्वामी जी, कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम के भी फायदे आपने हमें अक्सर बताए हैं। एक सवाल भी मैं पहले पूछना चाहूंगी अनुलोम विलोम से जुड़ा हुआ। हमारे एक दर्शक ये पूछ भी रहे थे कि अनुलोम विलोम करते हुए उनका हाथ सुन्न हो जाता है, और साथ ही ये भी समझना चाहूंगी कि कितनी देर तक अनुलोम विलोम करना चाहिए, सांस लेने का क्या प्रोसेस है और क्या मुद्रा होनी चाहिए अनुलोम विलोम करने। दरअसल कितने सेकंड में सांस ले, कितनी देर में उसे फिर वापस रिलीज करे, और क्या होल्ड करने का भी प्रोसेस होता है? अब देखिए, आसन स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, जो इसकी डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है, जिसमें सुखपूर्वक बैठ सके, लंबे समय तक बैठ सके, प्रयत्न को शिथिल कर दे सहज होकर के, और अनंत ब्रह्म के साथ जो इस पूरे अस्तित्व के पीछे एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है, उसके साथ एकाकार होकर के योग करे, योगासन करे। उसमें मुद्रा, ध्यान मुद्रा, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के टॉप भाग को मिला है। वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा में किया जाएगा जो अनुलोम विलोम आप पूछ रहे हैं, वायु मुद्रा। फिर ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति और अपान। तो एक साथ दो मुद्राएं भी कर सकते हैं भस्त्रिका कपालभाति में। जब अनुलोम विलोम करेंगे तो एक हाथ ऐसे, एक हाथ से वायु और अपान मुद्रा दोनों एक साथ हो रहे हैं, और एक हाथ ऐसे उठ गया। ऐसे करो आप भी बेटा, है ना। 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान। ध्यान भी लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, ध्यान में भी खाली सपने देखते रहते हैं, उल्टी सीधी कल्पनाएं करते रहते हैं। ध्यान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, मुक्ति के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं। जीवन मुक्ति है योग का मूल सिद्धांत। मुक्त माने छूटना। छूटो किससे? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुखों से छूट गए, ये मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है। और जो जीते जी जो मुक्त हो जाते वही सच्चे अर्थों में मोक्ष के, निर्वाण के, मुक्ति के, कैवल्य के अधिकारी है, और अपना कर्म है, अपना धर्म, अपनी पूजा है। तो ये छोटी छोटी बातें, और ये सारी सृष्टि ही भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। द्व्यहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च यत् ब्रह्म विदः वदन्ति स्या राममय सब जग जानी वासुदेव सर्वम ईशावासमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और तो ये 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे करना। अब जो हाथ ऐसे करके करेंगे उनका कंधा दुखेगा। हो सकता है किसी को ऐसे भी करने पर थोड़ी देर में थोड़ा कंधे दुखने लगे, तो 5 मिनट का कम से कम एक राउंड होना चाहिए। फिर ऐसे कर लें थोड़ा, ये 5 मिनट का एक राउंड कंपल्सरी है। सामान्य रोगों में 5 से 10 मिनट, थोड़े क्रिटिकल रोग हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, तो 15 से 20 मिनट, और बहुत इनक्यूरेबल डिजीज़ है तो हम 1-1 घंटा कराते हैं। 5 मिनट से कम ना करें, और कपालभाति 1 घंटे से ज़्यादा ना करें। हाँ, अनुलोम विलोम चाहे कितना ही घंटा करें, मैंने 8-8 घंटे तक भी कराया है। वैसे तो 1-1 बस कपालभाति, अनुलोम विलोम मैंने 3-3 घंटा भी लगातार करके देखा है, अपने शिष्यों से करवाया है। अपने गुरुकुल के पतंजलि विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, तो हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके बनाए, और उसका हमने कि कोई भी दवाई के ऊपर भी ये रिसर्च किए जाते हैं कि कितनी मात्रा में दवाई लेने पर वो टॉक्सिक हो जाती है, तो टॉक्सिसिटी चेक की जाती है, उसके क्या उसके गलत असर हो सकते हैं उनको देखने के लिए उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ऐसे योग में लंबा करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीके से ही करें तो 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। गर्दन ऐसे ऊंची नीचे नहीं करना, कुछ ऐसे करते। और स्वामी जी, तो ऑक्सीजन आ रहा है और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड। स्वामी जी, और जो बहुत तेजी से अनुलोम विलोम करते हैं वो किन्हें नहीं करना चाहिए, और उसके फायदे क्या हैं, किन्हें करना चाहिए, ये भी बता दीजिए। जो बच्चे हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत पोर है, उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हम तेजी से करा देते हैं। 2 मिनट के अंदर कंसंट्रेशन आ जाता है। देखो ऐसे, सिर ना हिले, गर्दन ना हिले, माने पूरा शरीर नहीं हिलाए, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति। तो कुंडलिनी जागरण के लिए, और जो युवा है जिनका मन बहुत अशांत रहता है, उनको ऐसा करा देने से मन एकदम शांत। रोगियों को तेजी से नहीं करना चाहिए। अब अगली बात,
जब श्वास अंदर रोकते हो तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है। जिनको भी न्यूरो प्रॉब्लम्स है, SLMS ऑटोमिन डिजीज है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उनको रोक के भी करना चाहिए। तो उसमें 1:4:2 का अनुपात माना जाता है। माने 5 सेकंड में लिया तो 20 सेकंड रोकें, और 20 सेकंड रोक के फिर 10 सेकंड में बाहर निकालें। 1:4:2 ये आइडियल अनुपात माना जाता है। लेकिन इसको यदि संतुलित भाषा में कहें तो यथाशक्ति जितना हो सके धीरे धीरे लेना, जितना हो सके यथाशक्ति रोक के रखना अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और जितना हो सके उतना धीरे धीरे निकालना, धीरे धीरे छोड़ना। तो ये नाड़ी शुद्धि बता दिया। तो स्वामी जी मेरे 2 सवाल यथाशक्ति हैं। बहुत बड़ा शब्द है, और कहते हैं अति सर्वत्र वर्जय। जी मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन और डाउट रहता है कि योगाभ्यास पहले करना चाहिए या प्राणायाम, तो यही सवाल अंकित जलन भी पूछ रहे हैं। और दूसरा ये कि ओम का उच्चारण और भ्रामरी उद्गीत जो हम करते हैं वो कितनी देर तक के लिए करना चाहिए? अब देखो, ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। योगासन पहले भी किए जा सकते हैं प्राणायाम ध्यान के, और योगासन प्राणायाम ध्यान के बाद भी किए जा सकते हैं। यद्यपि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टव अंगानी जो सीक्वेंस लिखा है महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में, उसमें आसन पहले लिखे हैं, क्योंकि आसन जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर बाद में प्राणायाम ध्यान करने में अनुकूलता रहती है। और जैसे अब आजकल सर्दियाँ तो पहले थोड़ा आसन कर लेंगे, बॉडी को वार्म अप कर लेंगे, तो ध्यान और प्राणायाम में और अनुकूलता रहेगी। बाद में भी किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भ्रामरी उद्गीत भी, जैसे बाकी एक आसन का 1 से 5 मिनट का मैंने समय बताया, और प्राणायाम का 1 राउंड 1 आवृत्ति 1 सेट 5 मिनट का, और सामान्य रोगों में 15-20 मिनट, असाध्य रोगों में आधा घंटा, और फिर इनक्योरेबल डिजीज में बहुत ही क्रोनिक डिजीज है, सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कोई ठीक नहीं हो सकता, तो 1-1 घंटा भी हम प्राणायाम कराते हैं। भ्रामरी उद्गीत भी 5-5 10-10 मिनट किए जा सकते हैं। उसका भी सही तरीका क्या है? ओम बोलते हैं तो देखो, ओम 15 सेकंड में ओ, 5 सेकंड में मैं। ये तरीका है सही उद्गीत का। भ्रामरी में 15 से 20 सेकंड में श्वास पूरा भर के पहले अंगुली माथे पर, शेष 11 अंगुलियां देखो ऐसे, कान ऐसे बंद करते हैं अंगूठे से, और फिर ऐसे छोड़ते हैं। तो ये भी 5-5 मिनट किए जा सकते हैं। और जिनको डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, तमाम तरह के जो मानसिक रोग हैं तो अधिक देर भी किया जा सकता है। अब एक खास बात है, ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान की बड़ी महिमा है, वो बताना चाहता हूँ। लोग गायत्री और महामृत्युंजय का भी उच्चारण ठीक से नहीं करते। मैंने देखा कई ने अपने मोबाइल में रिंग लगा रखी है। एक को मैंने मोबाइल लगाया तो घंटी बज रही, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्। अब बताओ, हे भगवान, माने मुक्षीय को मृक्षीय कर रहे हैं, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भुआ सवा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान हमको धियो यो न प्रचोदयात्, हमको बुद्धि मत देना। धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ है बुद्धि मत देना। और धियो बुद्धि को यह माने वो परमात्मा, न माने हम सबको। जब विसर्ग लग गया, न बोला तो उसका अर्थ हो जाता हम सबको, और न हुआ तो मतलब बुद्धि मत देना, मत देना। स्वामी जी तो कैसे बोलना गायत्री मंत्र? देखो सब बोलेंगे जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सही तरीका है। तो ये आज हमने
ओंकार और गायत्री से लेकर के योगासन प्राणायाम से लेकर के ध्यान तक के मुद्राओं तक स्वामी की जी, सही मेरे तरीके ख्याल से बताए। हाँ, आज ऐसे सभी ही के योग doubts का clear हो जब गए तक होंगे। पूरा करेंगे तो पूरा लाभ होगा। आप कुछ कह रहे थे। हाँ, हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग, किस तरीके से योगाभ्यास करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, प्राणायाम कैसे करना है और मंत्रोच्चार का सही तरीका क्या है, सब कुछ आपने बताया स्वामी जी। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कल उनके लिए क्या खास रहने वाला है। बच्चा कैसे बनेगा स्मार्ट और जीनियस, मेमोरी कैसे होगी शार्प और कैसे बढ़ेगा बच्चे का कंसंट्रेशन, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा कल का हमारा शो, जिसमें स्वामी रामदेव जी देंगे 5 पावरफुल टिप्स जो आपके बच्चों को बनाएंगे ऑलराउंडर। स्वामी जी धन्यवाद, प्रणाम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोली भी एक दिन सिखाएंगे और सीधे इसके साथ साथ उल्टा चलना भी सिखाएंगे। सीखना है स्वामी जी आपसे। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। अटारी बॉर्डर से बड़ी खबर आ रही है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।